Hello all of you. So as you know that in heat transfer we have finished already 4 models. In last week I have given you the theory notes of model 5, that is radiation, and I was expecting you all to go through that notes. और उस नोट्स में जो बेसिक फंडामेंटल्स है, लाइक डिफरेंट लॉज आर देयर, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, प्लैंक्स लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, then basic definitions are there, what is gray body, black body and all. So I expect कि ये सब तुमने ऑलरेडी खुद से स्टडी किया होगा, and I have given that task to you just because I feel that these are the things which you have studied already in your 11th 12th studies. Now today I will try to solve few numericals. Okay, and you will observe that maximum time ये जो न्यूमेरिकल आता है यूनिवर्सिटी में, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में ही आता है. ओके, सो एंड यू ऑल्सो नो दैट क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी होता है हमें सॉल्व करने के लिए, तो हमको एटलीस्ट उस क्वेश्चंस को तो प्रिपेयर करना चाहिए. ओके, so I request all of you to just read this question, that is question 1E, which has appeared in Mumbai University for 5 marks, sorry 4 marks. Okay, so please read this question, then I will start solving. Read slowly, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करो, then हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, so if you see the statement, why does a cavity with a small hole behaves as a black body? इसका कंटेंट, ये एक थ्योरी पार्ट है जो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी में मैंने दिया है, जो मैंने आपको लास्ट वीक नोट शेयर किया था, उसके अंदर इसके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं. ठीक है, सी व्हेन वी से ब्लैक बॉडी, इट डज नॉट मीन कि बॉडी का कलर ब्लैक होना चाहिए. ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन. ओके, उसके ऊपर जो भी रेज आ रही है, वो सारे के सारे रेज को अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, so that will be called as a black body. Now I can give you an example of sphere. आपके पास अगर स्पेरिकल एलिमेंट है, मान लो एक बॉल है, ठीक है, और उसको आपने एकदम माइक्रो लेवल का होल कर दिया. अब अगर उसको आपने रेज के सामने रखा, यू कैन से सन रेज के सामने रखा, तो उसमें एक रे अंदर जाएगी और वो रे अंदर ही घूमती रहेगी विद इन द स्पीयर. इट विल नॉट कम आउटसाइड ऑफ द स्पीयर, बिकॉज उसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंग एक जगह से इम्पैक्ट करके दूसरी जगह पे जाएगा, दूसरी जगह से इम्पैक्ट करके तीसरी जगह पे जाएगा. लेट्स ट्राई टू मेक अ ड्राइंग ओवर हियर. सो लेट्स से दिस इज स्पीयर, और यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग दे दिया. अब क्या होगा, यहाँ से जो रे आएगी यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी. अब वो रे रिफ्लेक्ट होगी, वो यहाँ पे भी जा सकती है, वो यहाँ पे भी जा सकती है, एंड वो यहाँ पे भी जा सकती है. देन यहाँ पे जाके वापस रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी. सो यू कैन सी रिफ्लेक्शन होने के बाद भी वो पूरे बॉडी के अंदर ही वो रेज घूमती हुई रहेंगी. ओके, सो इन दैट वे दिस स्फीयर कैन बी कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉडी. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आपके नोट्स में दिया है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये सेम एज इट इज़ कॉन्सेप्ट मैंने आपके नोट्स में मेंशन करके दिया है. अब हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं. सो थर्मल रेडिएशन स्ट्राइक्स अ सरफेस विच हैज़ अ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ 0.55. तो आपको क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिविटी दिया है, आपको ट्रांसमिसिविटी दिया है 0.032, एंड absorbed flux as measured indirectly by heating effect works out to be 95 watt per meter square. Determine the rate of incident flux. अब अगर आपको याद हो,
what is absorptivity, what is reflectivity, yes, and what is transmissivity. ये सारे तीन कॉन्सेप्ट है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके नोट्स, जो थ्योरी नोट्स मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था, उसमें फर्स्ट सेकंड पेज पे ही दिया है। ओके, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नाउ। ठीक है, सो व्हाट इज ब्लैक बॉडी मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। इट हैज़ रो एंड टाउ ज़ीरो एंड अल्फा वन। ओके, सो रो इज़ द रेजिस्टिविटी, टाउ इज़ द ट्रांसमिसिविटी, अल्फा इज़ द अब्जॉर्प्टिविटी। सो इस तरीके से ब्लैक बॉडी में जो रेजिस्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी होगा वो ज़ीरो होगा, एंड अब्जॉर्प्टिविटी जो होगा वन होगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि रो का वैल्यू 0.55 है। रो मीन्स व्हाट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिफ्लेक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ओके, सो आपको रिफ्लेक्टिविटी 0.55 दिया है, ट्रांसमिसिविटी 0.032 दिया है, मतलब आपको रो एंड टाउ दिया है। आपको क्वेश्चन में उन्होंने एब्जॉर्ब्ड इंसिडेंट दिया है। ठीक है, मतलब कौन कितनी एब्जॉर्ब्ड, कितनी रेज एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, तो उसका आपको हीट में उन्होंने वैल्यू दिया है 95 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो अगर उस तरीके से देखेंगे तो आपको क्यू ए करके उसको सिंबलाइज करना है, वो दिया है। अब आपको ये रिलेशन मैंने नोट्स में प्रूव करके दिया है, अल्फा प्लस टाउ प्लस रो इज ऑलवेज वन। इट इज़ वेल प्रूवन थिंग, अल्फा प्लस टाउ प्लस रो इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो आपको टाउ एंड रो की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। सो इस तरीके से आपको अल्फा मिल जाएगा, दैट इज अब्जॉर्प्टिविटी। एंड व्हाट इज अब्जॉर्प्टिविटी? अब्जॉर्प्टिविटी इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द हीट इंसिडेंट। व्हाट इज दैट? हीट एब्जॉर्ब टू द हीट इंसिडेंट। ये भी चीज़ आपके नोट्स में मैंने लिख के दी है। तो इस तरीके से अल्फा इज इक्वल टू क्यू ए, दैट इज हीट अब्जॉर्ब, अपॉन क्यू आई, दैट इज हीट इंसिडेंटेड। सो आपको अल्फा यहाँ पे जो मिला था वो डालना है। ठीक है, आपको क्यू ए पहले से क्वेश्चन में दिया है 95 वाट पर मीटर स्क्वायर, और आपको इंसिडेंट रेडिएशन पूछा है, मतलब क्यू आई पूछा है। सो इन दैट वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ क्यू आई विच कम्स 227.27 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो यू कैन सी दैट सच क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या करना था, व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी बताना था, देन आपको जो गिवन था उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा मैंने, एब्जॉर्ब्ड रेज लिखा था। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, मैं वापस कह रहा हूँ, इससे अल्फ़ा निकालो, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू ए बाई क्यू आई, ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, और इसमें वैल्यू डालो, क्यू आई निकालो, यही तुमको फाइनल रिक्वायरमेंट था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। I request all of you to just read the question 1C, this one. And in this question I have added one more extra part, total emissive power. Question में आपको दो ही पूछा है, the surface temperature of the sun and the heat flux at the surface of sun. Now heat flux at the surface of sun को ही हम बोलेंगे total emissive power. Okay, that will be called as total emissive power. इसलिए मैंने एरो मार के लिखा है। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, देन आई विल लेट यू नो। Okay, what they have said that assume the sun to be a black body emitting a radiation with a maximum intensity at lambda 0.5 micrometer. Okay, calculate the following: the surface temperature of the sun,
Number two, the heat flux at the surface of sun. Okay. See, don't get confused with these words. I will explain the meaning of each and everything. बट मेक श्योर आपको यहाँ पे जो सन है, सन को ब्लैक बॉडी एज्यूम करना है. ओके, उसके हिसाब से हम काम करेंगे. तो जस्ट सी दिस. अभी आपको क्वेश्चन में उन्होंने वेवलेंथ वैल्यू पहले से ही दिया है. तो वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है. जस्ट सी हियर, यहाँ पे क्लियरली लिखा है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लैम्डा. तो तुमको एक्चुअल में वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू दिया है 0.5 माइक्रोमीटर, विच कम्स 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर. ओके, तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दी गई है. अब अगर आप नोट्स पढ़ोगे, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ प्रूव करके ये फाइनल आउटकम ला के रखा है वहाँ पे. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ओके, बट द थिंग इज दैट इस फॉर्मूले में आप देखोगे लैम्बडा मैक्स मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, टी इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. ओके, ये स्टैंडर्ड आउटकम है फिन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का. ओके, सो इसके अंदर आपको लैम्बडा मैक्स का वैल्यू यहाँ पे पहले से दिया गया है. अब अगर आप ये यहाँ पे डालोगे तो आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा 5796 केल्विन. इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, नाउ अगर आप स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखोगे आपके नोट्स में, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. ओके, तो उस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो हीट फ्लक्स एट द सरफेस ऑफ सन, उसने डायरेक्टली आपको बोला था Q, दैट इज हीट फ्लक्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इंटू T⁴. ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया है, सिग्मा इंटू T⁴. ये उसका स्टेटमेंट है. अब जो सिग्मा जो होता है वो होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये जो सिग्मा है ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके, सो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू दी गई है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है. स्टीफन बोल्ट्जमैन की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है. ओके, वो वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸. ये स्टैंडर्ड है, याद रखो. अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर के बैक एंड पे भी देख सकते हो, सिग्मा करके एक सिंबल दिया है, वो आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. तो अगर आप कांस्टेंट करके वो बटन प्रेस करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी. ओके, तो ये वैल्यू आपके कैल्सी में भी दी गई है. कैल्सी के बैक पैनल पे देखना, सिग्मा का आपको नंबर दिया रहेगा कांस्टेंट का, एंड उसको सब्स्टिट्यूट करना. ओके, फिर टेम्परेचर, अभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ⁴ है तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला और मुझे आंसर मिल गया. अब ये जो है ये हीट फ्लक्स एट द सरफेस ऑफ सन की वैल्यू है, और ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो है आपका सरफेस टेम्परेचर की वैल्यू. तो आप देख सकते हो टेम्परेचर मैंने कैसे निकाला, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करके, और हीट फ्लक्स का वैल्यू डायरेक्टली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से मैंने निकाला. ओके, नाउ एक चीज़ याद रखो, कभी भी एमिसिविटी जो होता है वो एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी 1 होता है. एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज 1. Now, emissive power of any body is always equal to epsilon into emissivity of black body. Okay, so अगर emissivity of black body देखोगे तो this is nothing but sigma a T⁴, where a is the unit area. Okay, now emissive power of directly black body अगर बोलोगे this one, तो ये होता है सिग्मा एरिया इंटू T⁴. मैंने पहले लिख के दिया. ओके, नो एमिसिव पावर को ही हम बोलते हैं हीट फ्लक्स. एमिसिव पावर को हम क्या बोलते हैं? हीट फ्लक्स. अगर आपको क्वेश्चन में एमिसिविटी वैल्यू दी जाती, एप्सिलॉन मतलब क्या होता है? एमिसिविटी, लाइक दिस, ऐसा लिखते हैं. सो ये क्या होता है? एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. अब अगर आप एनी बॉडी बोलोगे तो आप अगर ब्लैक बॉडी को भी कैलकुलेट कर रहे हो तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी
और डिनोमिनेटर बाय डिफ़ॉल्ट रहने वाला है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो वो रेशियो कट के 1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे एमिसिविटी वैल्यू जो लिखा है वो ब्लैक बॉडी के लिए 1 लिखा है, ठीक है। सो दिस एमिसिविटी इज इक्वल टू एनी बॉडी टू ऑलवेज ब्लैक बॉडी। तो अगर आप ब्लैक बॉडी के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हो तो एनी के जगह पे ब्लैक आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होने ही रहने ही वाला है। तो इस तरह से ये पूरा कैंसिल आउट होके एंड दिस वैल्यू विल बिकम 1। तो इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, ये डायरेक्ट वैल्यू लिखा था। तो याद रखना एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज 1। सो एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी जो न्यूमरेटर में मुझे लिखना था, सो जो न्यूमरेटर में है ये वाला, दैट कैन बी इक्वल टू व्हाट, एमिसिविटी इनटू ब्लैक बॉडी ना। तो देखो वही किया है, एमिसिविटी इनटू ब्लैक बॉडी, एंड व्हाट इज ब्लैक बॉडी इक्वेशन, सिग्मा ए टी रेज टू 4। सो इन दैट वे ये मैंने आपको फॉर्मूले की समरी दी है। आई होप आपको कैलकुलेटर में सिग्मा का वैल्यू बैक पैनल पे कांस्टेंट करके लिख के दिया है वो आपको मिला रहेगा। ओके, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो you can see that. Now I request all of you to just read the question 1D. अब इस क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट एक्स्ट्रा दिए हैं। एक है मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर और एक है टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तुमको एक्चुअल में पूछा 3 ही है, 1 2 3, और ये 2 पार्ट मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है। तो जस्ट रीड इट देन आई विल सॉल्व। ओके, सो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर इंडस्ट्रियल फर्नेस इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉडी। देखो वापस आपको ब्लैक बॉडी ही कंसिडर करना है, एंड एमिटिंग रेडिएशन एट 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको दे दिया है। स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू देखो पहले से दी गई है, नहीं भी दी होगी तो हमको पता है ये यही लेना है हमको, जो कि आपके कैल्सी में पीछे दिया रहता है। ओके, अभी हमको मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर एट 1.2 माइक्रोमीटर, मतलब लैम्बडा की वैल्यू 1.2 माइक्रोमीटर लेनी है। फिर वेवलेंथ एट विच एमिशन इज मैक्सिमम, जब एमिशन मैक्सिमम होगा तब लैम्बडा कितना है वो पता करना है। फिर टोटल इमिसिव पावर ऑफ फर्नेस पता करना है जिसकी इमिसिविटी की वैल्यू 0.8 होने वाली है, ठीक है। तो मेरा हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होगा, आप ये जब पढ़ोगे उसके पहले आप वो थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो जो छोटे छोटे लॉज एंड फॉर्मूलेस थे वही चीज़ें वापस यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। नाउ यू कैन सी हियर दे हैव आस्क यू टू कंसिडर ब्लैक बॉडी, दे हैव गिवन यू द टेम्परेचर। एक चीज़ याद रखो, हमेशा रेडिएशन के चैप्टर में हमको टेम्परेचर जो लेना है केल्विन में लेना है। तो आपको जो टेम्परेचर दिया है वो दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, आप देख सकते हो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, उस पर 273 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा केल्विन में 2773 केल्विन।
आपको क्वेश्चन में स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा दिया है, तो वो वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपको सबसे पहले फाइंड करना है मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर व्हेन लैम्बडा इज 1.2 माइक्रोमीटर। ओके, नाउ आपके उस नोट्स में आपने देखा होगा एक प्लैंक्स लॉ करके है, और प्लैंक्स लॉ का आउटकम है यही है कि ये मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, और ये इक्वेशन आपको याद रखना है क्योंकि ये प्लैंक्स लॉ का आउटकम है। अब इस इक्वेशन में आने वाले दो कांस्टेंट है, एक C1 कांस्टेंट है और एक C2 कांस्टेंट है। ये जो C1 C2 कांस्टेंट्स है ये आपको कैलकुलेटर में डायरेक्टली दिए गए हैं। देखो पैनल के पीछे देखो, कांस्टेंट 29 नंबर देखो, 29 C1 है और कांस्टेंट 30 C2 है। ओके, तो अगर आप कैल्सी में कांस्टेंट बटन यूज़ करना जानते हो, कांस्टेंट 29 दबाओगे तो डायरेक्ट आपको C1 का ये वैल्यू दिखाएगा वो। ओके, और लैम्बडा आपको तो पता है पहले से क्या डालना है, कन्वर्ट दिस इनटू एग्जैक्टली मीटर, सो 10⁻⁻⁶ मीटर में आ जाएगा लैम्बडा, और टेम्परेचर भी आपको पता है। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें पता है। C1 C2 आपको कैल्सी से लेना है, ये मैंने यहाँ पे बताया है। लैम्बडा आपको दिया है टेक इट इन मीटर, टेम्परेचर आपको लेना है केल्विन में, तो अकॉर्डिंगली आपको पहला आंसर मिल जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। फिर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया फ्रॉम विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ मैक्सिमम वेवलेंथ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब इसके अंदर आपको लैम्बडा अननोन रखना है और टेम्परेचर जो आपको दिया है वो डालना है, तो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ भी मिल जाएगा। ओके, आफ्टर दैट आपको उसने बोला है फाइंड आउट द टोटल इमिसिव पावर ऑफ फर्नेस इफ द इमिसिविटी इज 0.8। नाउ इफ द इमिसिविटी इज 0.8 देन इट इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, इट इज अ रियल बॉडी। ओके, सो मैंने अभी आपको बताया था इमिसिविटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अगर मैं उसको रीअरेंज करता हूँ तो इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी शुड बी इक्वल टू इमिसिविटी इंटू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो इमिसिव पावर इधर लिखा है, ये जो EB है ये EB को ही हम क्या बोल रहे हैं, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, जिसकी वैल्यू क्या होती है σA/T⁴, बट उसमें जो एरिया है वो पर यूनिट एरिया हमको लेना रहता है। ओके, सो इफ़ यू वांट टू टेक दैट एज अ पर यूनिट एरिया देन व्हाट आई सजेस्ट आपको जस्ट ये एरिया हटा दो, क्योंकि सिग्मा का जो यूनिट होता है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है, Kelvin/4 होता है। ठीक है, सो डोंट थिंक मच अबाउट कि यहाँ का एरिया किधर गया। ओके, और ये जो सिग्मा है ये स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो कि आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है, और अगर ना दिया हो तो कैल्सी में कांस्टेंट नंबर 31 प्रेस करने का। आप पैनल में देखो 31 नंबर जो कांस्टेंट है वो सिग्मा के लिए है। सो अकॉर्डिंगली आपको इमिसिव पावर ऑफ रियल बॉडी मिल जाएगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में बोला रहता कि फाइंड आउट मैक्सिमम इमिसिव पावर, ठीक है, तो देखो ये यही फॉर्मूला है वो। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम डालनी रहती, दैट्स इट। तो इस लैम्बडा का जो वैल्यू कितना आया था 1.045 इंटू 10⁻⁻⁶, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे डालने की। अगर आपने लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम पुट की तो आपको इमिसिव पावर भी मैक्सिमम मिलेगा। ओके, ठीक है ना। अगर आपको टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी निकालने बोला होता ओनली ब्लैक बॉडी, तो डायरेक्टली सिग्मा इंटू T⁴ करना रहता, फिर एमिसिविटी का वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है ना, मैंने आपको बताया। तो इन दैट वे जस्ट ये सिग्मा इंटू T⁴ आता है, बट रियल सरफेस के लिए एमिसिविटी इंटू EB आया है, देखो ब्लैक बॉडी करके। सो अकॉर्डिंगली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो आपको आंसर मिलता। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टाइप 1 न्यूमेरिकल ऑफ योर radiation chapter. Such numericals always comes in your final university paper in the question number 1. Okay, so I request, I think it is getting too heavy because ये अचानक सब फॉर्मूलेज आ रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएटली अभी नोट्स को स्विच करिए, और जो मैंने आपको थ्योरी दिया था उसमें जो बेसिक वाले लॉज है वो लॉज को तुरंत स्टडी करिए, एंड वंस यू स्टडी दैट उसके बाद आपको ये 3-4 क्वेश्चन जो भी मैंने करवाए हैं ये क्वेश्चन को हैव टू रश बिकॉज वी आर वेरी फार अहेड इन सिलेबस।
हम 5वां मॉड्यूल की तरफ आ चुके हैं. So I don't need much time to finish your syllabus, okay? But what I want, you should understand each and everything in detail. I wanted to cover the type 2 also, but I won't cover this thing right now because it will be too heavy for you. So I am stopping here only. I know it is too short lecture today, but जितना समझ में आए उतना ही पढ़ना चाहिए. ओके, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो. आपको कुछ भी डाउट आया तो आप मुझे इमीजिएटली पूछो, सो दैट कल जब मैं आपको वापस रेडिएशन कंटिन्यू करूँगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब कंटिन्यू करूँगा, उस टाइम पे यू शुड बी फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस कॉन्सेप्ट. ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. टेक केयर. बाय बाय.